चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे भारत की जहां सदियों पुरानी परंपराएं नए विचारों से टकरा रही थीं। 19वीं सदी का भारत ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये एक तूफान था, एक सामाजिक और बौद्धिक तूफान जिसने एक महान जागरण को जन्म दिया और यहीं से आधुनिक भारत की कहानी शुरू हुई। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम उस समाज की नब्ज को महसूस करेंगे जो बदलाव के लिए बेताब था। फिर उन नायकों से मिलेंगे जिन्होंने विचारों की ये मशाल जलाई। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे विरोध की ये चिंगारी तरक्की की आग में बदली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए पहले उस समाज को समझना पड़ता है जहां से वो शुरू हुई। तो आइए सबसे पहले 19वीं सदी के भारतीय समाज की तस्वीर को देखते हैं। एक ऐसा समाज जो एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। और यही वो सवाल था जो उस दौर के भारत के बिल्कुल केंद्र में था। सोचिए, एक तरफ थी सदियों पुरानी परंपराएं और दूसरी तरफ थे पश्चिम से आते विज्ञान, तर्क और आजादी के नए नए विचार। बस इसी टकराव ने उस चिंगारी को हवा दी जिससे सुधार की आग भड़कने वाली थी। उस समय का समाज कई ऐसी प्रथाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था जिनके बारे में आज सोचना भी मुश्किल है। सती प्रथा जैसी भयानक क्रूरता, मासूम बच्चियों का बाल विवाह और जाति के नाम पर होने वाला गहरा भेदभाव, ये तो बस कुछ उदाहरण थे। विधवाओं की जिंदगी मुश्किल बना दी जाती थी और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। यही वो माहौल था जिसे बदलने के लिए समाज सुधारक उठ खड़े हुए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो सुधार की लहर थी वो असल में कहाँ तक पहुँच रही थी? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये लहर ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे तबके तक ही सिमटी हुई थी। मतलब बुद्धिजीवी, शहरी उच्च जातियां और कुछ खुले विचारों वाले राजघराने ही इसके केंद्र में थे। लेकिन भारत की जो असली आत्मा गांव में बसती थी, वहां तक इन बदलावों की गूंज बहुत धीमी पहुंची। और देखिए, हर बड़े बदलाव की कहानी में एक चेहरा जरूर होता है। इस जागरण की कहानी का नायक एक ऐसा इंसान था जिसने अकेले ही एक पूरे उपमहाद्वीप की सोच को चुनौती दे डाली। तो चलिए मिलते हैं आधुनिक भारत के पहले वास्तुकार से। राजा राम मोहन राय। एक ही नाम लेकिन पहचाने कितनी सारी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना गया और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये उनके उस जबरदस्त काम का सबूत है जिसने भारत की आत्मा को एक नई दिशा दी। जरा उनकी जिंदगी की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक पूरी क्रांति का नक्शा है। 1815 में आत्मीय सभा से विचारों की एक छोटी सी शुरुआत हुई जो 1828 में ब्रह्म समाज के तौर पर एक बड़े आंदोलन में बदल गई। और फिर आया 1829 का वो ऐतिहासिक पल जब उनकी लगातार कोशिशों से सती प्रथा जैसी क्रूरता पर कानूनी रोक लगी। ये अपने आप में विचारों को एक्शन में बदलने की एक कमाल की मिसाल थी। राम मोहन राय एक दूरदर्शी थे। वो समझते थे कि असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि दिमागी भी होती है। इसीलिए जैसा कि उनके इस कथन से साफ है, उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा की जोरदार वकालत की। उनका मानना था कि यही वो रास्ता है जो भारतीयों को न सिर्फ अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालेगा बल्कि उन्हें अपने ही देश के शासन में बराबर का हिस्सेदार भी बनाएगा। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जो चिंगारी लगाई थी वो जल्द ही पूरे देश में एक मशाल बन गई। अब ऐसा तो नहीं था कि ये आवाज अकेली रहने वाली थी। जल्द ही पूरे भारत से बदलाव की कई और ताकतवर आवाजें उठने लगी। ये टेबल देखिए, इससे एक बात साफ हो जाती है कि बदलाव का कोई एक तय रास्ता नहीं था। हर आंदोलन का अपना एक अलग नजरिया था। एक तरफ दयानंद सरस्वती का आर्य समाज वेदों की ओर लौटने की बात कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज निचली जातियों को शोषण से बचाने के लिए एक मजबूत आंदोलन खड़ा कर रहा था। हर आवाज, हर आंदोलन भारत को एक नए नजरिए से देख रहा था। और इन्हीं आवाजों के बीच एक आवाज बहुत जोर से गूंजी, पुनः वेदों की ओर चलो। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका मानना था कि भारत को सुधार के लिए पश्चिम की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि असली रास्ता हमारी अपनी जड़ों में है, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान में, जिसे बाद की कुरीतियों ने ढक दिया था। तो एक तरफ जहां दयानंद भारत की जड़ों को फिर से सींच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक और महान विचारक भारतीय दर्शन को दुनिया के मंच पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। साल था 1893।
शिकागो में विश्व धर्म संसद के मंच पर जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत के आत्मविश्वास और उसकी आध्यात्मिक गहराई से मिलवाया। और देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि सुधार का रास्ता क्या हो, इस पर खुद सुधारकों के बीच में ही बहस छिड़ गई। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आर्य समाज ही दो हिस्सों में बंट गया। एक ग्रुप, जिसमें लाला लाजपत राय जैसे नेता थे, मानता था कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा जरूरी है। वहीं दूसरा ग्रुप स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा सिस्टम को फिर से जिंदा करना चाहता था। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच की वही बहस थी जो आज भी कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन सिर्फ बातें करना या बहस करना ही काफी नहीं होता है ना। असली बदलाव तो तब आता है जब आवाज कानून बन जाए। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इन आंदोलनों ने सड़कों से उठकर संसद तक का सफर तय किया और भारत के कानूनी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो एक एक करके कानून दिख रहे हैं, ये दशकों के संघर्ष के बाद मिली बड़ी जीतों का एक दस्तावेज है। 1829 में सती प्रथा का अंत एक ऐतिहासिक कदम था। फिर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों की जबरदस्त मेहनत के बाद विधवाओं को फिर से शादी करने का कानूनी हक मिला। बाल विवाह को रोकने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट और बाद में शारदा एक्ट जैसे कानून लाए गए। हर एक कानून समाज की पुरानी सोच पर एक गहरी चोट थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे सुधारों का, इन आंदोलनों का आखिर नतीजा क्या निकला? इन आंदोलनों ने सिर्फ कानून नहीं बदले, इन्होंने भारत की आत्मा को बदलने का काम किया। आइए इनकी विरासत को समझते हैं, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज़ादी की लड़ाई का सबसे पावरफुल शब्द कौन सा था? बिल्कुल सही, स्वराज। पर क्या ये पता है कि ये शब्द राजनीति से पहले सामाजिक सुधार के मंचों पर गूंजा था? स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि स्वराज यानी अपना राज किसी भी विदेशी अच्छे राज से हमेशा बेहतर होता है। यहीं से सामाजिक सुधार और राजनीतिक आज़ादी के विचार एक दूसरे से जुड़ गए। तो इन सुधारकों ने सिर्फ समाज की कुरीतियां ही नहीं बदली, उन्होंने एक सोए हुए राष्ट्र की चेतना को जगा दिया। जैसा कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने खुद कहा था, स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे। उन्होंने भारतीयों को अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया और एक नया आत्मविश्वास पैदा किया जो आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष, सामाजिक न्याय की लड़ाई, महिलाओं के अधिकार, ये सभी बहसें जो उन सुधारकों ने शुरू की थीं, आज भी हमारे समाज में उतनी ही ज़रूरी हैं। तो सवाल यह है कि 19वीं सदी के इन नायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उनकी गूंज आज हमें कहाँ-कहाँ सुनाई देती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।